हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर साउंड, उसको वन शॉट में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली साउंड, तो क्या होगा अगर इस वर्ल्ड के अंदर साउंड नहीं होगा तो हम अपनी बात जो है किसी के पास पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि हमें अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए साउंड की जरूरत पड़ती है ना। तो ये तो हो गया कि साउंड की जरूरत क्या है। अब आता है कि साउंड होता क्या है। तो साउंड एक तरह की क्या होती है, एनर्जी का फॉर्म होती है, जो बेसिकली क्या होती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी जो वॉइस है वो सुनाई देती है, यानी जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है हमारे कानों में। इट मींस हमारे कानों में एक टाइप की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, और उस सेंसेशन की वजह से हमें क्या होती है, वॉइसेस जो होती है वो सुनाई देती है। उसे हम कहते हैं साउंड या साउंड एनर्जी। क्लियर। अब आता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है डिस्टरबेंस से। तो जब भी किसी पार्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किया जाता है, और डिस्टर्ब का मतलब होता है उसको वाइब्रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो वो क्या करता है, तो जब डिस्टर्ब होता है तो वाइब्रेशन की वजह से जो नियर बाय पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, तो वो नियर बाय पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं और वो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, और वो पार्टिकल जब वाइब्रेट होते हैं तो वहां से वो जो एनर्जी है, वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के पास ट्रांसफर होती रहती है और ट्रांसफर करते करते वो हमारे कानों तक पहुंचती है। तो ऐसे होता है साउंड का प्रोडक्शन। कैसे होता है, किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं तो वो वाइब्रेशन की वजह से नियर बाय पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, पार्टिकल जैसे ही वाइब्रेट होंगे तो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। तो साउंड जो है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्लियर। एग्जांपल जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग को ऐसे प्लग किया जाता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ट्यूनिंग फॉर्क को फोर्स लगा के जब उसको स्ट्राइक किया जाता है, या ह्यूमन अगर बात करेंगे ह्यूमन थ्रोट के, तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड से हमारी जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो मैंने अभी बताए थे। ये हो गया ट्यूनिंग फॉर्क, इसको हिट करेंगे तो ये नियर बाय पार्टिकल को ऐसे ऐसे डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। ये जैसे कि ये बेल हो गई है हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल या ड्रम, इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं हम, और इसको डिस्टर्बेंस को दिखाने के लिए यहाँ पे हमने क्या करा, ड्रम के सरफेस पे कुछ डस्ट पार्टिकल कर दिया है, और उसे जब स्टिक से क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल है ऊपर नीचे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इट मींस वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर। अब आता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपेगेशन मींस साउंड कैसे ट्रेवल करता है। तो साउंड, सबसे पहले तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो साउंड को क्या जरूरत पड़ती है, मीडियम। अब मीडियम का मतलब क्या हो गया कि कोई भी मैटर या सब्सटेंस जिसके थ्रू साउंड जो है ट्रांसमिट होगा उसे बोलते हैं हम मीडियम। और ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब साउंड जो है वो मीडियम, मैंने भी बताया, जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ से और लिसनर तक मीडियम के थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है। ये हो गया सोर्स, ये हो गया लिसनर, और इसके बीच में है मीडियम। वो मीडियम इस साउंड एनर्जी को कान तक लेके जाता है, यानी लिसनर के कान तक लेके जाता है, और उसके बाद हमें क्या होता है, साउंड एनर्जी सुनाई देती है। ठीक है। तो बेसिकली वेव्स है ना। तो वेव्स क्या हो गया, डिस्टरबेंस जो क्या कर रही है, जो प्रोपेगेट कर रही है मीडियम के अक्रॉस। और क्यों प्रोपेगेट कर रही है, क्योंकि वहां पे रिपीटेड वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का, और वो पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रही है, एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का जो है ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखनी है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। तो कि इस वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ये आपको बात याद रखनी है कि वेव के अंदर सिर्फ ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, आर नॉट ट्रांसफर्ड एनीवेयर। इसको आप ऐसे समझेंगे क्योंकि इससे एमसीक्यू आ जाता है कई बार। ठीक है। अब साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, तो मैकेनिकल वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रांसफर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। अ वेव दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ मीडियम, इसीलिए साउंड वेव को मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर करता है तो उसे एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसको मैकेनिकल वेव्स हम बोलते हैं। ठीक है। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। साउंड जो है ये अपने पास क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग
जैसे हम स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो एयर जो इसके आसपास घूम रही होती है ये इस एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है ना। डिस्टर्ब मतलब वाइब्रेट करते हैं। अब एयर के पार्टिकल ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो। जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये वाला पार्टिकल जो है अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आता है। जब ये टकरा के वापस आता है और इधर वाला जो दूसरा पार्टिकल ये क्लोज जा रहा होता है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो काफी कम हो जाता है। तो उस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्लियर? तो ये हो गया रीजन कंप्रेशन। और जब पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं जैसे कि ये वाला रीजन, तो इसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो साउंड जो है वो प्रोपेगेट करती है, जब मीडियम के अंदर प्रोपेगेट करती है तो किस फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में। क्लियर? अब यहीं से आगे दो अपने पास टॉपिक, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन कौन सा रीजन हो गया, जब पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है आगे के डायरेक्शन में और साथ साथ मूव कर रहा है, तो वो पुश करता है और कंप्रेस करता है एयर के पार्टिकल को, जिसकी वजह से एक रीजन क्रिएट होता है जिसके पास हाई प्रेशर होता है। ठीक है, हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी और वॉल्यूम कम। ठीक है, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हाई डेंसिटी लो वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कम हो जाता है। जबकि रेयरफेक्शन में क्या होता है, वाइब्रेट, पार्टिकल वाइब्रेट करता है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स करते हैं और पीछे की तरफ वापस आते हैं, तो उस केस में एक रीजन क्रिएट होता है जिसके पास लो प्रेशर होता है, उसे हम कहते हैं रेयरफेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जस्ट इससे बिल्कुल अपोजिट कर देंगे हम इसको, लो डेंसिटी और वॉल्यूम कैसा होगा, लार्ज या हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है मैंने, जब साउंड वेव जो है कंसीडर की जाती है एज अ प्रोपेगेशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी, तो प्रोपेगेट जब होती है तो डेंसिटी और प्रेशर में वेरिएशन होता है मीडियम के अक्रॉस। क्लियर? चलो अब आता है टाइप्स ऑफ वेव्स। अब बेसिकली अपने पास दो टाइप्स की वेव होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है हमारे पास ट्रांसवर्स। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है, जिसमें पार्टिकल्स, जिसमें जो वेव के जो पार्टिकल है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, तो यहाँ देख समझाते हैं, जिसमें पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के पैरेलल मूव करते हैं। पैरेलल मतलब ये हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके अक्रॉस जब पैरेलल मूव करते हैं ऐसे ऐसे, तो इसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वही दूसरी टाइप की वेव है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर, देखिए इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए ये पार्टिकल परपेंडिकुलर, पार्टिकल जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्या, ट्रांसवर्स वेव्स। देखिए ये रहा, जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये अपने पास कौन सा है, तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि साउंड वेव किस टाइप की वेव है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। देखिए इसको समझना तो ये समझिए कि साउंड वेव में जो है पार्टिकल जो वेव फॉर्म हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, रिपीटेड कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, और कंप्रेशन रेयरफेक्शन ऐसे ऐसे हो रहा है। इट मींस वो किस टाइप की वेव हो गई है, वो हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब देखिए इस वेव को हम ऐसे शो करते हैं, ये रहा। क्लियर? ये हो गई वेव, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखिए कैसे, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रीजन कंप्रेशन है, ये रहा, ये वाला रेयरफेक्शन है, ये वाला। देखिए ये हो गया कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन रिप्रेजेंट करा है जो लोअर पोर्शन है ना, लोअर पोर्शन है वेव का, और कंप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपर पोर्शन से, जहां भी कंप्रेशन है वहां देखिए अपर पोर्शन है, तो अपर वाले पोर्शन को कहते हैं क्रेस्ट, वे इस वेव की फॉर्म में, और लोअर पोर्शन को कहते हैं हम ट्रफ। और ऐसे अगर देखेंगे एयर पार्टिकल की फॉर्म में, तो ये हो गया कंप्रेशन ये वाला, और ये वाला हो गया नीचे वाला रेयरफेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हमें पता चल रही है, क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट को कहते हैं पीक और ट्रफ को कहते हैं हम वैली। अब क्रेस्ट को कौन सा होता है, जो अपर पोर्शन होता है कर्व का, अपर पोर्शन क्रेस्ट, लोअर पोर्शन ट्रफ। अब क्रेस्ट में कंप्रेशन मैक्सिमम, यहाँ पे पार्टिकल में कंप्रेशन मिनिमम कह सकते हैं, या पार्टिकल्स फैले हुए होते हैं। क्लियर? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है अपर डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, यहाँ लोअर डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, वहां अपर डायरेक्शन में, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद डेंसिटी हाई, डेंसिटी लो, प्रेशर हाई, अभी बताई थी सारी बातें, और प्रेशर लो। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ये रीजन जो है एक तरह से
कंप्रेशन से कंपेयर कर सकते हैं हम इसको, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं रेयरफैक्शन के, क्योंकि जो पीछे मैंने जो डायग्राम दिखाया था तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए अपर वाला पोर्शन को हमने कंप्रेशन से किया और लोअर पोर्शन जो है वो रेयरफैक्शन है। क्लियर। अब आता है जो टर्म्स इसके अंदर यूज होती है ना, इसमें जो वेव्स बन रही है, देखिए ये अपने पास वेव बन रही है, ये वेव है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गई, ठीक है। अब ये वेव बन रही है, अब वेव में ये जो अपर पोर्शन ये होती है मेन पोजीशन, ये वाली ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ये मेन पोजीशन से लेके जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मेन पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। अब आइदर साइड का मतलब हो गया यहाँ पे हम ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड दोनों ही तरफ सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट हो गई मीटर, क्योंकि क्या है ये डिस्प्लेसमेंट। फिर दूसरी टर्म आती है अपने पास वेवलेंथ। अब आता है वेवलेंथ, तो देखिए दो क्रेस्ट या दो ट्रफ इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा वेवलेंथ। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ या कह सकते हैं दो कंप्रेशन या लगातार आने वाले दो रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे वेवलेंथ। तो यहाँ पे वर्ड याद रखना अपने को कॉन्जिक्यूटिव, लगातार, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर, क्योंकि ये भी क्या है डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहां से हम यहां देखते हैं, ये नोटिस करते हैं, तो मानते हैं यहां से लेके यहां तक आने में इसको 1 सेकंड लग रहा है, क्लियर। तो इसने कितनी वेव्स कंप्लीट करी है, इसको ऐसे समझेंगे कितनी वेव्स बन रही है 1 सेकंड में। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके बनाते हैं एक वेव, यहां से हो गई एक वेव और ये हो गई आधी वेव। तो इसने कितनी वेव्स बनाई है, एक कंप्लीट और एक हाफ, तो 1.5 वेव बन रही है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि किसी यूनिट टाइम में वो कितनी ज्यादा वेव बना रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, तो हम मान लेते हैं कि वो टी टाइम पीरियड में एक वेव बना रहा है, तो बन गई 1/t, ठीक है। ऐसा यूनिट हर्ट्ज। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कहता है कि एक ऑसिलेशन को यहां से यहां तक, देखिए एक ऑसिलेशन यानी एक वेव को कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया, तो यहां से यहां तक आने में जो भी टाइम लिया वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड, क्लियर। नेक्स्ट अपने पास टर्म है स्पीड ऑफ साउंड। नाम से बता रहा है, यानी साउंड जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस एक यूनिट में, है ना, या 1 सेकंड में, उसे कहेंगे हम स्पीड ऑफ साउंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला वही होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना होता है यहाँ लैम्डा, टाइम कितना हो गया लैम्डा के लिए कैपिटल टी, टाइम पीरियड। अब देखिए हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 1/t अभी भी बताया था मैंने, ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जगह जब फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू रिलेशन बन गया न्यू लैम्डा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, क्लियर। तो v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। चलो अब आता है साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साउंड के बाद बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, उसमें से एक है लाउडनेस। अब लाउडनेस क्या होता है, द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर which enables us to distinguish between a loud and faint sound, ठीक है। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें ये बताती है या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि जो साउंड जो हमारे पास आ रही है, क्या ये साउंड लाउड है, इट मींस ये सॉफ्ट साउंड है या ये लाउडर साउंड है। अगर साउंड सॉफ्ट है तो इसका मतलब उसके पास जो है एम्पलीट्यूड कम है, अगर साउंड लाउड है इट मींस एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पूरा का पूरा जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने वेव ली है, तो देखिए लाउड साउंड में जो है एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जबकि वही सॉफ्ट साउंड अगर देखेंगे तो एम्पलीट्यूड कम है। तो सॉफ्ट साउंड में एम्पलीट्यूड कम और लाउड साउंड में एम्पलीट्यूड ज्यादा, लाउड साउंड में, ठीक है। और इसको मेजर करेंगे हम डेसिबल में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डीबी, ठीक है। अब आता है किस किस फैक्टर पे लाउडनेस हमारा डिपेंड करता है। तो लाउडनेस डिपेंड करता है फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा लाउडनेस उतना ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ठीक है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के। तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस ऑब्जेक्ट से वो
वाइब्रेट हो रहा है तो उसके डायरेक्ट यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जो साउंड वेव आ रही है जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। और तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी जितनी ज्यादा साउंड वेव उतनी ज्यादा ट्रेवल करती है ना, तो लाउडनेस उतनी ज्यादा, डेंसिटी जितनी कम लाउडनेस उतनी कम, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा लाउडनेस उतनी ज्यादा, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस कम होगा, बाकी सब पे डायरेक्टली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास पिच। ठीक है, अब पिच होता क्या है, सबसे पहले पिच हमें बताता है कि किस टाइप की फ्रीक्वेंसी एमिटेड हो रही है, उसको मतलब आइडेंटिफाई करने में, इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। लाइक मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक होती है तीखी वॉइस और एक होती है मोटी वॉइस, है ना, भारी आवाज जिसे कहते हैं। लाइक बेस और ट्रेवल, जैसे कि हमारे स्पीकर सिस्टम में होता है। बेस कैसे होती है, थोड़ी भारी आवाज में धम धम आता है, और ट्रेवल में थोड़ी फटफट टाइप की आवाज आती है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है हमारा पिच। अगर पिच हाई है तो इसका मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी हाई है। तो पिच जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, जिसके पास जितनी ज्यादा पिच इट मींस उसके पास उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में ट्रेवल होगा। ठीक है, पिच लो है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वहां लो है, और इस केस में बेस प्रोड्यूस होता है, जो साउंड जो है वो धम 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 करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एक नोट रखा है, जनरली मैन जो है यानी आदमियों की जो पिच होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू विमेन। विमेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 280 हर्ट्ज होती है, जबकि मेंस की जो होती है उससे बिल्कुल आधी होती है। इसी वजह से मेंस की आवाज जो है भारी होती है और विमेन्स की। अब इसमें ना ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है कि दो ही आपको दे दिया, ये तो साफ पता चल रहा है ये हाई पिच है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। ये लो पिच है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब इसको ऐसे नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा कि आइडेंटिफाई करिए इनमें से मैन के लिए कौन सी वेव्स है, इनमें से कौन सी वेव जो है वो मेंस की वॉइस को रिप्रेजेंट कर रही है या विमेन्स की वॉइस को। तो आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेस पे वो बताना है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें पिच बताएगा और पिच हमें बताएगा कि साउंड जो है विमेन्स के थ्रोट से निकली है या फिर मैन के वोकल कॉर्ड से, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, अब क्वालिटी क्या होता है, आप कभी सड़क पे जा रहे हैं और आपको पीछे से एक साउंड सुनाई देती है और आपको पता चलता था कि ये साउंड मेरे उस फ्रेंड की है, जबकि आपने उसको देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पलट के देखते हैं। ये कैसे पता चला, ये पता चला उस क्वालिटी से, उस प्रॉपर्टी से जो साउंड के पास है, जिसके हम टिम्बर पे कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम बता पाते हैं कि साउंड जो है वो सेम पिच और सेम लाउडनेस के होने के बाद भी हम ये बता पाते हैं कि ये साउंड का सोर्स कौन है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्वालिटी। अब जिस साउंड के पास जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जो साउंड जितनी ज्यादा रिच होता है क्वालिटी में, उसकी साउंड उतनी ज्यादा हमें प्यारी लगती है, मींस प्लेजेंट लगती है हमारे कानों को। जैसे कि कुछ सिंगर्स होते हैं तो उसको क्या होता है कि कुछ सिंगर्स की वॉइस हमें क्या लगती है, बहुत अच्छी लगती है ना। जैसे लता मंगेशकर जी की बात करें तो इट मींस क्या है कि उनके पास जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा रिच क्वालिटी की साउंड है, जिसकी वजह से उनकी जो वॉइस है वो सबको कानों में क्या लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखिए जो भी मैंने बताया कि क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से हम अपने फ्रेंड को बिना देखे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से अपने पास टोन और नोट। टोन क्या कहता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड जो होती है वो होती है टोन, लेकिन वही जब साउंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जब मिक्स हो जाती है तो उनको हम बोलते हैं नोट। वही दूसरी तरफ क्या है, जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है एग्जांपल में, तो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अगर एग्जांपल पूछ ले कि टोन कौन प्रोड्यूस करता है, तो ट्यूनिंग फॉर्क। और सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो नोट। ठीक है, तो ये हो गया टोन और नोट में डिफरेंसेस। क्लियर। अब आता है म्यूजिक और नॉइज। तो म्यूजिक और नॉइज जो होता है वो बेसिकली वो साइकोलॉजिकल होता है, सारा का सारा, साइंटिफिकली कोई डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि म्यूजिक और जो नॉइज है वो सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का साउंड पसंद है। अगर लिसनर को जो प्लीजेंट लगता है साउंड वो हो गया म्यूजिक, जो अनप्लीजेंट लगता है, जो अच्छा नहीं लगता कानों को, वो कहलाता है नॉइज। लाइक सॉन्ग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो हम इसको म्यूजिक में डाल देते हैं। और वही नॉइज में आ गया अपना ट्रैफिक साउंड, मर्मरिंग, यानी जो क्लास में बैठे बैठे बहुत शोर करते रहते हैं बच्चे, तो वो नॉइज में आ गया, है ना। अब म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, वहीं नॉइज की फ्रीक्वेंसी हमेशा लो। अब एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं म्यूजिक को
किसी को बॉलीवुड सॉन्ग पसंद है तो किसी को इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड सॉन्ग खराब है या वो हॉलीवुड सॉन्ग्स खराब है, सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप के सॉन्ग्स पसंद है। ठीक है, जिसको बॉलीवुड पसंद है उसको बॉलीवुड म्यूजिक लगता है, वहीं हॉलीवुड नॉइस लगता है। जिसको हॉलीवुड पसंद है उसको हॉलीवुड म्यूजिक लगता है और बॉलीवुड कैसा लगता है, नॉइस। तो ये डिपेंड करता है कि लिसनर पर। नेक्स्ट है अपने पास इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो ये मानते हैं ये अपने पास एक एरिया है, ये साउंड एनर्जी आ रही है, ये इसको क्रॉस कर रही है, इस यूनिट एरिया को कैसे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे एंगल बना रही है 90 डिग्री। इसे कहते हैं हम इसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स होता है स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ से वो क्रॉस कर रही है या आ रही है। ठीक है, तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू साउंड एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट की बात करें तो ये होगी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, अब इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है। इसको मैं समझाता हूँ, देखिए ऐसे यहाँ एक सोर्स है ना, तो एक मान लेते हैं ऑडिटोरियम में लोग बैठे हुए हैं। अब ऑडिटोरियम में लोग बैठे हुए हैं, ये ऑडिटोरियम में, तो यहाँ पे कुछ आदमी यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ कुछ यहाँ। तो अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो इस वाले को जो साउंड की इंटेंसिटी है वो ज्यादा जा रही है, इसके पास थोड़ी सी कम हो गई, इसके पास और कम हो गई, इनके पास बिल्कुल कम हो गई। क्यों, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है साउंड की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। क्लियर। आता है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि साउंड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, साउंड की स्पीड। ठीक है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी और वो डिपेंड करेगी डेंसिटी पे। अब जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा तो साउंड उतना ज्यादा उसमें ट्रैवल करेगा, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए, डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस ट्रांसफर कैसे करता है वो, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। और जब पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगा तो साउंड जो है वो जल्दी ट्रैवल करेगा, है ना, जल्दी ट्रैवल करेगा तो स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो इस बेसिकली डिपेंड करता है फर्स्ट डेंसिटी मीडियम पे और दूसरा टेम्परेचर पे। डेंसिटी तो मैंने बता दिया स्पेस की वजह से। टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, तो इट मींस उससे डेंसिटी कम हो जाती है, राइट। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की सबसे कम और गैस की। इसीलिए सॉलिड के अंदर जो स्पीड होगी ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम स्पीड होगी किसकी, साउंड की। ठीक है, इसका रीजन यहाँ पे क्या है, क्योंकि सॉलिड के पास जो पार्टिकल होते हैं क्लोज होते हैं, इसलिए वाइब्रेशन जो होता है वो जल्दी ट्रांसफर होता है और स्पीड कैसे होती है, हायर। अब एग्जांपल के लिए अपने को ये बात याद रखनी है कि जो साउंड की जो स्पीड होती है एयर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो होती है 331 मीटर पर सेकंड, जिसको हम 332 भी कई बार स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, और 22 डिग्री सेल्सियस पे होती है 344 मीटर पर सेकंड। तो जनरली जो मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास जो होती है वो ये होगी 344 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, जैसे लाइट टकरा के वापस आती है सेम मीडियम में, वैसे ही साउंड भी क्या होता है, टकरा के उसी मीडियम में वापस जाता है। एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे हमने एक कोई छोटी सी क्लॉक रख दी है, ये पाइप से, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया, ये कार्डबोर्ड है, ये वाला जो है ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, ये कार्डबोर्ड लगा दिया हमने और दूसरी तरफ भी हमने क्या कर दिया, एक और पाइप लगा दिया। अब यहाँ से जो टिक टिक की साउंड जा रही है, तो यहाँ पे अगर कान लगा के सुनेंगे तो टिक टिक की साउंड यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, साउंड प्रोड्यूस यहाँ से हो रही है लेकिन सुना यहाँ दे रही है। और ये तब भी हो सकता है ऐसा जब यहाँ से अगर साउंड टकरा के इस तरफ गई हो, इट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड वेव क्या करती है, लाइट की तरह ही एक सरफेस से टकराती, टकरा के वो उसी मीडियम में वापस ट्रेवल करती है। और जब वो ट्रेवल करती है तो वो बिल्कुल, ये मान लेते हैं अपने पास ये हार्ड सरफेस हो गया। ठीक, जब वो ट्रेवल करती है तो वो लाइट के लॉ को फॉलो भी करती है, ऐसे। तो लाइट का क्या होता है, ये हो गया इंसिडेंट, रे ये हो गया रिफ्लेक्टेड, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम लॉ ये भी फॉलो करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और दूसरा कहता है कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, है ना, यहाँ रे, सॉरी रे की जगह हम यहाँ यूज करेंगे वेव, क्योंकि यहाँ वेव की फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ वेव, ठीक है। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव जो है, और ये नॉर्मल, ये सेम प्लेन पे लाई करती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। अब हम रिफ्लेक्शन को क्या है थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो पहला हम पढ़ेंगे एको। अब एको क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट यू हर्ड आफ्टर ओरिजिनल साउंड हैज स्टॉप। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए पहाड़ों पे, ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ, जैसे हिली एरियाज होते हैं पहाड़ों पे, जब हम शाउटिंग करते हैं तो क्या होगा, साउंड वेव ट्रेवल करती है एयर में, वो जाके फिर एक हार्ड सरफेस से टकराती है, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग वो क्या करती है, जो वेव है वो बाउंसिंग बैक होके वापस अपने कानों में आती है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एको। यानी चिल्लाए यहाँ से, ये साउंड वेव गई, टकराई, माउंटेन से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आई, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एको, ठीक है। अब इसमें क्या है, साउंड जब प्रोड्यूस हुई, मतलब कैसे, शाउटिंग से ट्रैवल करी हार्ड सरफेस, ये तो यही होगा बेसिक, ठीक है। अब इसमें जो टाइम लगता है, यानी साउंड वेव जब आके टकराता है तो बेसिकली टाइम लेता है, ये टाइम जो पीरियड होता है ये होता है 0.1 सेकंड, यानी हमारे ब्रेन में जो ये साउंड जो रहता है ये 0.1 सेकंड के लिए रहेगा, ठीक है। अब 0.1 सेकंड के लिए रहेगा, तो हमने देखिए स्पीड इक्वल्स टू पढ़ा हुआ है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये देखिए, एक तो ये पहले गया d डिस्टेंस, फिर d डिस्टेंस चल के आया तो ये हो गया 2d। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा। 22 डिग्री सेल्सियस पे होता है 344 और ये हो गया 0.1 2d, राइट। तो d इक्वल्स टू हो गया 344 इंटू 0.1 अपॉन में 2 इधर आके ये आ गया 172, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास डिस्टेंस आ रहा है 17.2 मीटर। तो अप्रोक्स एको के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए हमें, तो 17.2, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोक्स, राउंड ऑफ करेंगे तो 17 मीटर। तो डिस्टेंस जो होता है वो 17 मीटर, मिनिमम 17 मीटर या 17 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशन होगी। जो टाइम गैप होता है बिटवीन ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में वो रहेगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो साउंड का जो इंप्रेशन है हमारे ब्रेन में वो 0.1 सेकेंड तक रहता है, और उसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमें कितना चाहिए, 17.2 मीटर या उससे ज्यादा। क्लियर? चलो नेक्स्ट जो टाइप है हमारा रिफ्लेक्शन का, उसको हम कह सकते हैं रिवर्बरेशन। ये भी सेम है, मिलता जुलता, बट यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 17.2 से कम है, यानी ये एक तरह से क्लोज्ड एरिया की बात हो गई है। जैसे कि ऑडिटोरियम हो गया या किसी हॉल के अंदर, कॉन्सर्ट हॉल के अंदर जो आवाज जो बार बार रिपीट होती है, रिपीटेड जो वॉइस होती है उसे हम कहते हैं क्या, रिवर्बरेशन। तो द परसिस्टेंस और प्रोलोंगेशन ऑफ ऑडिबल साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड एमिटिंग साउंड, ठीक है। जैसे कि एक ऑडिटोरियम है, अभी ये यहाँ से जो भी साउंड प्रोड्यूस होगी वो जाके टकराएगी, टकरा के बैक होगी और रिपीट करती रहेगी, उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। साउंड reflection bounce many times arriving in a quick succession creates a prolonged echo effect, यानी echo का एक तरह का है लेकिन लंबे टाइम तक echo का इफेक्ट रहेगा, उसे हम कहेंगे, ठीक है। और इस वजह से जो साउंड वेव्स हैं, बहुत सारी साउंड वेव्स मिक्स हो जाती है और साउंड की क्लैरिटी बिल्कुल खराब हो जाती है, कुछ सही से सुना ही नहीं देता, ठीक है। कंडीशन क्या क्या है, लार्ज रूम के अंदर होता है, हार्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस, साउंड जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी जाता है और आता है, जाता है और आता है, इस वजह से साउंड जो है सारे जो डिफरेंट डिफरेंट हम सेंटेंसेस जो हम बोल रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्लियर? तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। पीछे से डेफिनेशन लिखवा दिया। अब जो टाइम इंटरवल होता है ड्यूरिंग विच द साउंड परसिस्ट आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, वो टाइम इंटरवल जब साउंड निकला और वो रिपीट हुआ, रिपीट होकर हमारे ब्रेन तक, सॉरी ईयर तक आया, उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम। एग्जांपल मैंने अभी बता ही दिया है, क्लैपिंग इन अ बिग हॉल, hearing the sound fade slowly, speaking in an empty classroom, music in a temple or auditorium, ठीक है। जब खाली जगह गाते हैं या बोलते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, क्यों लगती है, ड्यू टू रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन कब होता है, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है साउंड का, ज्यादा रिवर्बरेशन होता है तो साउंड जो होता है वो बहुत अनक्लियर हो जाता है। अभी बताया था, अगर रिवर्बरेशन बार बार हो रहा है तो साउंड वेव जो है मिक्सअप हो जाती है, जिस वजह से साउंड जो है बहुत नॉइजी हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा।
वहीं अगर रिवर्बरेशन प्रॉपर होगा तो साउंड बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, बहुत अच्छा आपको प्लेजेंट साउंड लगेगा, कानों में सुनने में मजा आएगा। अब आता है कि क्या करें कि साउंड इस रिवर्बरेशन को हम रिड्यूस कर सकें, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसी आवाज बार बार रिपीट होगी और मिक्स होगी तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, मोस्टली ऐसी जगहों पे ऐसी अकाउस्टिक टाइल्स, ये देखा होगा आपने, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अकाउस्टिक टाइल्स होती है, जहां भी हमारा म्यूजिक स्टूडियोज होते हैं वहां ये लगाया जाता है, ठीक है, या जहां भी शूटिंग्स होती है तो ये वहां ये अकाउस्टिक टाइल लगाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये साउंड वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, टकराती तो है लेकिन टकरा के वापस नहीं आ पाती, तो साउंड एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो एब्जॉर्बेंट टाइप मटेरियल हमें यूज करना है। ये आपने ये देखा होगा थिएटर्स में इस टाइप की सीट्स होती हैं, ये कुशन वाली, प्लास्टिक की नहीं होती। तो इसका रीजन क्या है कि जब साउंड एनर्जी टकराएगी आके, टकरा के ये जो फाइबर होता है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वॉइस जो है रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, ठीक है। सॉफ्ट टेक्सचर सीट मटेरियल, या हम वॉल्स को कवर कर सकते हैं कर्टन से, फाइबर बोर्ड से, ठीक है, किसी भी ऐसे मटेरियल से कट वॉल्स को कवर कर देते हैं जो सॉफ्ट होगा और जिससे साउंड एक बार टकरा गई है, टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए और वो उसी को एब्जॉर्ब वहीं पे कर लेगा। क्लियर। अब आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के एग्जांपल्स। तो ये है अपने पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल। फर्स्ट है मेगाफोन, जिसके अंदर साउंड वेव जब एक बार जाती है तो अंदर बहुत बार टकराती है, ऐसे ऐसे टकरा टकरा के कई बार टकराने के बाद निकलती है और जिसकी वजह से साउंड जो होता है वो काफी टाइम्स लाउड हो जाता है, ठीक है, ये देखा होगा। दूसरा है हॉर्न, सेम उसी पे बेस्ड है ये वाला हॉर्न, या इसके पीछे बल्ब लगा था बॉल, वो वाला भी सेम, इसके अंदर कई बार रिफ्लेक्ट होता है जिसकी वजह से साउंड क्लियर और लाउडर हो जाती है। वही अगर देखें तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप में क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसको हार्ट बीट्स को है ना सुनने के लिए लगाया जाता है, तो इसका जस्ट उल्टा हो गया है। यहाँ पे देखिए एरिया कम है, यहाँ एरिया बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ एरिया ज्यादा है, एरिया डिक्रीज, तो ये साउंड वेव को, ज्यादा साउंड वेव को क्या करता है, ये एरिया को कवर करता है, जिसकी वजह से साउंड जो है अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इन छोटी पाइप्स के थ्रू डिवाइड होकर कानों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हम ब्रीथिंग या हार्ट बीट को डॉक्टर जो है वो सुन पाते हैं, ठीक है। साउंड बोर्ड्स, ठीक है, ये है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड्स क्या होता है, कभी आपने देखा होगा जो भी ऑडिटोरियम्स होते हैं वहां जहां भी सोर्स होता है यानी स्पीकर्स रखे होते हैं उसके पीछे एक कर्व्ड साउंड बोर्ड लगा रखा होता है ना, एक साउंड बोर्ड लगा रखा होता है, उसकी छत जो होती है वो कर्व्ड होती है। उसका मेन रीजन क्या होता है कि अगर साउंड, मान लेते हैं अगर मान लीजिए सोर्स है, अगर यहाँ पे एक साउंड बोर्ड नहीं होगा, साउंड यहाँ तो निकल रही है, जो पीछे साउंड होगी वो क्या होगी, वो पीछे चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा आगे के तो वो मतलब साउंड जा रही है लेकिन कुछ साउंड एनर्जी जो है पीछे डिवाइड हो गई है तो प्रॉपर लाउडनेस नहीं आएगी। उसकी वजह से क्या होता है वो पीछे टकरा कर्व्ड होगा तो वो पीछे टकराएंगी सही एंगल पे, और टकराने के बाद जहाँ पे वो ऑडियंस बैठी होती है उस ऑडियंस तक सारी साउंड एनर्जी पहुंच जाती है और जिसकी वजह से क्लियर तो होती ही है साउंड, उसके साथ साथ लाउडर भी हो जाती है कई टाइम्स, ठीक है। सेम जैसे इसमें मैंने बताया ये हॉल्स के अंदर, तो ये सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के क्या है एग्जांपल्स। अब आता है रेंज ऑफ हियरिंग। तो रेंज ऑफ हियरिंग जो होता है उन्हें हम डिवाइड करते हैं, वैसे तो बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ऑडिबल और इनऑडिबल, ठीक है। फिर इनऑडिबल के दो पार्ट्स होते हैं। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है हमारी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, जिसको हम ये कह सकते हैं 20,000, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000, यानी ऑडिबल मतलब जो ह्यूमन ईयर को सुनाई देता है, तो ह्यूमन ईयर को जो सुनाई देता है उसे हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। इनऑडिबल होगी दो, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक होती है लेस देन 20 हर्ट्ज, इससे कम, इसलिए मैंने सीक्वेंस अरेंज किया, इंफ्रासोनिक लेस देन 20, ऑडिबल 20 से 20,000 और अल्ट्रासोनिक ग्रेटर देन 20,000। तो इंफ्रासोनिक जो होते हैं उसके एग्जांपल हो गए व्हेल्स और एलिफेंट्स, ठीक है। वहीं अल्ट्रासोनिक के एग्जांपल्स हो गए हमारे पास बैट्स और डॉल्फिन्स, ठीक है। बैट्स जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करता है और उसी की हेल्प से ही वो क्या करता है किसी प्रे एनिमल से या अपना शिकार को आइडेंटिफाई करता है, किसी ऑब्स्टेकल को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि बैट्स की आंखें नहीं होती है, वो सिर्फ इस साउंड वेव के वजह से ही क्या करता है वो फ्लाई कर रहा है। क्लियर। अब है अपने पास एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। तो अल्ट्रासाउंड्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अगर बात करें मेडिकल फील्ड में तो अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या करता है कि बॉडी के अंदर
हमारे बॉडी के अंदर लाइक से किडनी में किसी के स्टोन हो जाता है, किसी के गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसे हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, ठीक है। तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से हम बॉडी को स्कैन कर पाते हैं कि अंदर कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं है, किसी को गोली लग गई है, गोली को ढूंढने के लिए कैसे, तो उसको भी अल्ट्रासोनोग्राफी से, ठीक है। किडनी स्टोन और इकोकार्डियोग्राफ होता है हार्ट के चेकअप के लिए यूज किया जाता है। अगर आप किसी ने देखा होगा तो उसमें हार्ट पे ऐसे कर करके छोटे छोटे वैक्यूम पंप छोटे छोटे लगाए जाते हैं और उसकी इतनी बड़ी सी एक रिसिप्ट सी आती है, ठीक है। तो हार्ट को चेक करने के लिए, ये हो गया मेडिकल फील्ड। वहीं अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड्स में देखें तो क्या होता है, बॉडी सॉरी मेटल के पार्ट्स में या बिल्डिंग की किसी वॉल में क्रैक तो है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन या वेव का यूज करते हैं। उसके लिए एक एमिटर होता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, वो वेव जो है पीछे की तरफ एक डिटेक्टर लगा होता है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे जो वेव है उसमें किस टाइप का डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि क्रैक है या नहीं है। तीसरा अगर हम करें तो डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के लिए, डेलिकेट या कॉम्प्लिकेटेड जिनके शेप्स होते हैं, लाइक आपके जैसे कि अभी पीछे हमने इंस्ट्रूमेंट देखे थे, कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, है ना, जैसे शहनाई होती है उस टाइप के बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो शादियों में यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब उनको साफ कैसे किया जाता है, तो उसके अंदर पानी छोड़ा जाता है, फिर उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी जाती है, वो अल्ट्रासोनिक वेव में से वो वाटर वाइब्रेट हो जाता है और उससे वो डस्ट पार्टिकल उससे निकल जाता है। दूसरा होता है सोनार। शिप के अंदर एक डिवाइस लगा होता है, उसे कहते हैं सोनार। इसका काम होता है नेविगेशन और आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ, नेविगेशन क्या होता है, डायरेक्शन बताना, ठीक है, नेविगेशन एंड, और डिस्टेंस बताना है कि कोई सामने ऑब्स्टेकल तो नहीं है जिससे कि टकरा के शिप एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। और इसकी उस डिवाइस में क्या होता है, एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, वो टकरा के वापस आती है और उससे पता चलता है कि वहां पे कोई ऑब्स्टेकल है या किस डायरेक्शन में हमको इस शिप को लेके जाना है, उसे कहते हैं हम सोनार। तो ये थे इसके एप्लीकेशंस, क्लियर। तो यहाँ हमारा ये वन शॉट जो है कंप्लीट हो गया है, तो हमारा लेक्चर यहीं एंड होता है। अब हम मिलेंगे किसी और लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।